गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पहले तो कंसेप्ट करेंगे, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ से हमने क्या फाइंड आउट किया था, क्या स्टेटमेंट देता था भी। जो फोर्स है वो इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो हमने इसे पिछले लेक्चर के अंदर क्या किया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। यहाँ से हम देखो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है फाइनल u प्लस में a t, फिर v क्या थी उसकी फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन। ओके, तो यहाँ हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा v माइनस के u बाई टी। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो मास इंटू में v माइनस के u बाई में टी। ओके, तो यहाँ से आप इधर लेके चले जाओ m v माइनस के m इंटू में u। ओके, यहाँ से देखो आप जब हम फर्स्ट केस कर देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी इक्वल हो जाए तो उस केस में हम फोर्स निकालेंगे एफ वैल्यू एम वी माइनस के एम वी इक्वल टू जीरो, मीन्स क्या है फोर्स जीरो। यदि किसी ऑब्जेक्ट की किसी टाइम टी पहले भी उसकी यू वेलोसिटी थी और आफ्टर सम टाइम भी उसकी यू वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रहा और वो मोशन आपका कौन सा हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और यदि आपका मान लेते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे मान लो जीरो है, तो इसी केस के अंदर फाइनल वेलोसिटी भी कॉमन सी बात है जीरो है, यदि वो यूनिफॉर्म मूव करी है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मीन्स आपकी जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो कहाँ पे होगी, रेस्ट पे होगी। ये तो हमने किया था न्यूटन सेकंड लॉ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ। इसको कई बार हम बोल देते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो पहले हम इसको एक्सप्लेन करें, उसके बाद मैं आपको इसकी स्टेटमेंट बताऊंगी। जैसे यहाँ से देखो अब हमने क्या कर लिया, मैंने एक स्प्रिंग ले लिया ये वाला, ठीक है, जिसका एक एंड तो मैंने बॉल के साथ फिक्स कर दिया, ठीक है, दूसरा एंड मैंने किसी दूसरे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये दूसरा स्प्रिंग ले लिया और इसका ये एंड फ्री है, ये मान लिया ए स्प्रिंग है और ये मान लो आप बी स्प्रिंग है। तो जैसे ही देखो हम यहाँ से इस फ्री एंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स ऑन फ्री एंड ऑफ बी, जैसे हम देखो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वही फोर्स आपका ए के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, मैग्नीट्यूड के अंदर दोनों के ऊपर क्या हो रहा है, फोर्स आपका सेम मैग्नीट्यूड का अप्लाई हो रहा है। तो बोथ ए एंड बी एक्वायर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, बट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट फॉर बोथ स्प्रिंग ए एंड बी। ओके, तो यहाँ से तब हमें कंफर्म हुआ भाई जब हम ए और बी के ऊपर फोर्स लगा रहे थे, हमने तो केवल बी के ऊपर फोर्स लगाया था, तो रीडिंग डिनोट की वही रीडिंग इसके अंदर आई, वही रीडिंग इसके अंदर आई, दोनों के अंदर सेम रीडिंग आई, तो इसका मतलब दोनों के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तो सेम था लेकिन डायरेक्शन आपकी जो फोर्स है वो आपकी क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। तो एक तो हमें यहाँ से कंफर्म होता है। सेकेंड, फिर हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले, जैसे कि हम जैसे रोड पर चलते हैं हम, तो हमारे जो पाँव है, हमारे जो फिट है वो क्या करते हैं, मान लो ये रोड है और यहाँ पे हमारे ये पाँव है। ओके, तो यहाँ देखो ये जो हमारे फिट है ये क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के ऊपर नीचे की ओर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई
बाय द फीट ऑन द ग्राउंड या रोड। ओके, तो देखो यदि हमारे फीट ही फोर्स इसके ऊपर लगाते रहते हैं तो हम कभी भी आगे मोशन ही नहीं कर पाते। ठीक है, आगे मोशन क्यों कर पाते? क्योंकि इतना ही फोर्स आपका ग्राउंड लगा देगी आपके फीट के ऊपर। ठीक है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। फीट ने ग्राउंड पे लगाया डाउनवर्ड और ग्राउंड ने फीट पे लगाया अपवर्ड। तो इस वजह से क्या हो जाता है, वो जो फोर्स है उस वजह से हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। क्योंकि यदि ये फोर्स नहीं होगा तो हमारे पाँव तो ग्राउंड के अंदर ही चले जाएंगे, क्योंकि फोर्स तो नीचे की ओर लग रहा है। तो क्या करती है ग्राउंड, उतना ही फोर्स हमारे पाँव पे लगा देती है जिससे इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेट हो जाती है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड वाला है जो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ देखो 2 टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो होता है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन फोर्स कौन सा है यहाँ पे, जो हमारे फिट ग्राउंड के ऊपर लगा रहे हैं वो तो कौन सा है, एक्शन। और जो ग्राउंड हमारे फिट के ऊपर लगा रही है वो क्या होगा आपका, रिएक्शन। तो इसका मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या स्टेटमेंट देता है, द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट exert a force on other object, then other object is also apply a force। तो जो दूसरी ऑब्जेक्ट है वो भी क्या करेगी, फोर्स को अप्लाई करेगी। ठीक है, और अब यहाँ पे ध्यान रखने की बात है, जो एक्शन और रिएक्शन हमने बोला है फोर्स होते हैं तो वो कभी भी सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। हमेशा जो फोर्स है वो पेयरिंग में लगेगा। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स अप्लाई इन द पेयर फॉर्म मीन्स both force are applied on different object। दोनों के दोनों फोर्स हैं जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। यदि सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों फोर्स कभी भी अप्लाई नहीं हो सकते तो उस केस में आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं होगा। तो एक्शन और रिएक्शन है जो आपके फोर्स है वो आपके अप्लाई होंगे मीन्स टू द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इसका मतलब यहाँ पे ऑलवेज पेयर फोर्स मिलेंगे आपको, नॉट वन फोर्स। पेयर फोर्स प्रेजेंट, नॉट वन फोर्स। दिस इज योर स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ द